अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसटी तबके के नौजवान एहसास कमतरी का शिकार ना हो, काबिलियत से आगे बढ़ने का जज्बा रखें। बंजारा भवन में रियासती वजीर KT रामाराव ने किया खिताब। बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने की मज़म्मत। पर्चे अफशा मामले पर एहतजाज के लिए जाने वाली YS शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। YS विजय अम्मा ने भी खातून कांस्टेबल के साथ की बदसलूकी। सरखे में मुलविस 2 घरेलू मुलाजिमाओं को SR नगर पुलिस ने लिया हिरासत में। 120 तोले तिलाई जेवरात किए गए बरामद। कत्ल के मंसूबे में मुलविस 3 मुलजिमीन को नार्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने बंजारा भवन में CM STEI एंड MSME तकरीब में ST तबके में यूनिट के सर्टिफिकेट तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए ST तबके के नौजवानों से कहा कि वो एहसास से कमतरी का शिकार ना हो, बल्कि अपनी काबिलियत से आगे बढ़ने का जज्बा रखें। जिस तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 14 साल तक जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया है। उन्होंने कहा कि ST तबके को रियासत के अजला में क़ायम होने वाले IT हब और E-हब में कई एक मौक़े दस्तयाब हैं, इससे इस्तेफ़ादा करने की ज़रूरत है। इस मौके पर रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर, रुकन असम्बली D नागेंद्र के अलावा ग्रेटर हैदराबाद मेयर और डिप्टी मेयर भी मौजूद थी। CEOలుగా ఉన్నారని చెప్పి మనం గర్వపడుతుంటాం సార్. అట్లా ఎంతో మంది గురించి చెప్పుకుంటా ఉంటాం. దాదాపు 150 మంది ఉన్నారు. అగ్రశ్రేణి కంపెనీల CEOలు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు. ప్రపంచం అంతా కూడా వారిని గుర్తిస్తున్నది, అభినందిస్తుంది. అంటే కరెక్టే కదా, గర్వమే కదా, సంతోషమే కదా, కరెక్టే. కానీ వీళ్ళందరూ ఎవరో పెట్టిన కంపెనీకి CEOలుగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. మైక్రోసాఫ్ట్ కనిపెట్టింది సత్యానాదెల్లా కాదు, మైక్రోసాఫ్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఫౌండర్ సత్యానాదెల్లా కాదు. అదేవిధంగా గూగుల్ స్టార్ట్ చేసింది సుందర్ పిచాయ్ కాదు. ఇవాళ ఎవరో పెట్టిన కంపెనీకి మన వాళ్ళు నడుపుతా ఉన్నారు. అట్లని చెప్పి నేను వాళ్ళని తక్కువ చేయడం లేదు, అది కూడా గొప్ప విషయం. కానీ భారతదేశం నుంచి వచ్చిన ఇన్నోవేషన్స్ కానీ, భారతదేశం నుంచి వచ్చిన ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగి, నిజంగా ఏమైనా ఉన్నాయా? ప్రపంచాన్ని మొత్తం అతలాకుతలం చేసి ఇప్పుడు ఎక్కడో గూగుల్ అనేది అమెరికాలో పుట్టింది. ఇవాళ గూగుల్ తెలియని ఉన్నవాడు గూగుల్ ప్రపంచం మీద లేడు. మన తల్లి కూడా తల్లితోనే మాట్లాడతాం లేదు ఎక్కువ, కానీ గూగుల్తో ఎక్కువ మాట్లాడతాం. ఎక్కడ తప్పిపోయినా గూగుల్ని అడుగుతాం, ఏం కావాలన్నా గూగుల్ని అడుగుతాం, మనకేం మందు కావాలన్నా గూగుల్ని అడుగుతాం, ఇట్లా దగ్గైనా సర్దైనా జ్వరం వచ్చినా గూగుల్ని అడుగుతాం. అంతలాగా గూగుల్ ఇవాళ ప్రపంచంతో పని వేసుకుని పోయింది. అదే మాదిరిగా ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ కంపెనీస్ ఇవాళ వచ్చినాయంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో, ఇజ్రాయిల్ లాంటి చిన్న చిన్న కంట్రీ నుంచి కూడా వచ్చినాయి. కానీ 142 కోట్ల 143 కోట్ల భారతదేశం, నిన్న మీరు పేపర్లో చూసింటారు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశం భారతదేశం. మరి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तेलंगाना में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किए जाने के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों को BCE ज़ुमरे में जो तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के OBC कमीशन की रिपोर्ट पर दिए जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर BJP पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है और क्यों पसमानदा मुसलमानों से आखिर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को इतनी नफ़रत है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर BJP कब तक नफ़रत को फैलाएगी। अब BJP की और प्रधानमंत्री की वो बात बिल्कुल झूठ पर बनी थी, वो सच्चाई नहीं थी उसमें, इसलिए कि तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है BCE कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट है उन कास्ट को मिल रहा है। और PS कृष्णन की रिपोर्ट बनाई गई, उसको उस वक्त के आंध्र प्रदेश के OBC कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया।
और उसके बाद ये 4% रिजर्वेशन मिल रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी इनके डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों है? इनके एम्पावरमेंट के खिलाफ क्यों है बीजेपी? और कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, ओबीसी कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना की ओबीसी कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों उसके खिलाफ हैं? क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? वे अगर एक मुसलमान में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट हैं, अगर उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन में डीवाईएसपी पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप क्यों मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना चाहते? क्यों मुसलमानों को एलिनेट करना चाहते? और भारत के होम मिनिस्टर से और भारत के प्रधानमंत्री से हम पूछना चाह रहे हैं कि तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि तेलंगाना के शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन 6% से 9% कर दिया जाए। आप क्यों उस पर खामोश बैठे हैं? बताइए, करिए ना आप। और दूसरी बात, तेलंगाना की असेंबली में मुसलमानों में जो कास्ट है उनको 12% रिजर्वेशन का एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक्ट बनाया गया, उसको होम मिनिस्ट्री में है। अमित शाह क्यों जवाब नहीं दे उसका? और आपने कर्नाटका में निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अभी तक वो नहीं जानती क्या बीजेपी? तो ये ऑल इन ऑल जो है बीजेपी का एक सिस्टमिक तरीका है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट से, उनके एम्पावरमेंट से रोका जाए। वो उनकी गरीब जो कास्ट है मुसलमानों में, उनके बच्चे पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली एम्पावर ना हो। इसीलिए तो बीजेपी के पास ना तो कोई मुस्लिम एमपी है, ना बीजेपी के पास ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर है। ये उनकी खुली खुली नफरत की निशानी है और ये पॉलिटिक्स ऑफ डिसअपियरेंस बीजेपी कर रही है मुसलमानों के लिए। कर्नाटका की आप मिसाल दे रहे हैं, कर्नाटका में वो जो इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर आप कास्ट को निकाल सकते हैं क्या? रिजर्वेशन नहीं निकाल सकते, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है। अच्छा, वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। आप दीजिए पब्लिक डोमेन रिपोर्ट लिखे कर्नाटका की। तेलंगाना में तो साबिक अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार हासिल करने के बाद मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करने के बयान की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मजहबी बुनियाद पर नहीं दिए गए, बल्कि उनको पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। इसके अलावा सदर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने भी अमित शाह की जानिब से मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देने के बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ కు అడ్రస్ చేస్తూ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగే ముస్లిం రిజర్వేషన్ కోటా 4% ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఉంది కాబట్టి ఈ కోటాను మా ప్రభుత్వం రాగానే రద్దు చేస్తాను. కర్ణాటకలో కూడా రద్దు చేసినాము, ఇక్కడ కూడా రద్దు చేసి ఆ మిగిలిన 4% ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ
కమ్యూనిటీస్కు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తానని నిన్న బహిరంగ సభలో ఆయన చెప్పినారు. నేను మీ ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు మరి ముఖ్యంగా డైరెక్టర్ అమిత్ షా గారికి అడగదలుచున్నాను. అమిత్ షా గారు, మీరు దేశానికి ప్రధానమంత్రి, సరే భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నా మీరు దేశానికి మీరు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. మనకు ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, నాటే బీజేపీ కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాస్తున్న కాన్స్టిట్యూషన్తోనే దేశం నడుస్తుంది. మోదీ గారు అమిత్ షా గారు రాసిన కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు. మీరు అసలు హోమ్ మినిస్టర్గా చెప్పుకోవాలంటే కూడా సిగ్గు అనిపిస్తుంది నాకు. నువ్వు దేశ హోంమంత్రిగా నీకు కాన్స్టిట్యూషన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ రెండు కనిపిస్తలేదా? కాన్స్టిట్యూషనల్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అయ్యా. ఇది सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और उन पर कई एक दफात के तहत केसेस भी दर्ज किए गए। वाईएस शर्मिला तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे अफशा के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जाना चाहती थी कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान काफ़ी देर तक वाईएस शर्मिला और खातून पुलिस कांस्टेबल्स के दरमियान धक्कम पेल भी देखी गई। वाईएस शर्मिला ने पुलिस अहदेदारों से दरियाफ्त किया कि उन्हें किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी के कागजात दिखाए जाएं। ఓకే. అరే బండి తెప్పించండి. You are not handling me. ఎందుకండి? Why are you restricting me? Why are you restricting me? Why are you restricting me? అసలు మీకు ఏ హక్కు ఉందండి? మీకు ఏ హక్కు ఉందమ్మా? ఎందుకు మమ్మల్ని ఎందుకు చేస్తున్నారు? నన్ను ఎందుకు ఆపుతున్నారు? నన్ను ఎందుకు ఆపుతున్నారు? ఆపండి. చేయండి. ఎందుకు ఆపుతున్నారయ్యా? మీకు ఏ అధికారం ఉందయ్యా నన్ను ఆపడానికి? అరే ఎందుకు ఆపుతున్నారు? సరే ఆపండి. అరే ఎందుకు ఆపుతున్నారు? దేనికి? హలో. No. దేనికి ఆపుతున్నారమ్మా? దేనికి ఆపుతున్నారు నన్ను? అసలు what right do you have? What right do you have? पर्चे अफशा मामले को लेकर एहतजाज करने वाली वाईएस शर्मिला और आंध्रा के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वालदा विजयम्मा ने खातून पुलिस मुलाजिमा को तमाचा रसीद कर दिया। शर्मिला को तहवील में लिए जाने के 2 घंटे के बाद ये वाक़या पेश आया। शर्मिला को पुलिस ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था और जब शर्मिला से मुलाकात के लिए विजयम्मा पहुंची तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इस दौरान विजयम्मा पुलिस के साथ बहस व तकरार करने लगी और खातून मुलाजिमा को तमाचा रसीद कर दिया। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से कई सवालात किए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रघुनंदन राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर ज़राअत के हलक़े में गौड़ नायक नामी शख्स के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हैं और निरंजन रेड्डी ने अपना फ़ोन नंबर क्यों बदल दिया है।
बीजेपी एमएलए ने कहा है कि वज़ीर ज़राअत के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से शिकायत की जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि गौर नायक ने ज़मीन कहां से खरीदी और उसके पास पैसे कहां से आए, ये शिकायत वो इनकम टैक्स से करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अराजी मामलात में भी धांधलियां की गई हैं। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि तेलंगाना में प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। गवर्नर ने इल्ज़ाम लगाया है कि तवील अरसे से वज़ीर आला ने उनसे मुलाकात नहीं की। दस्तूर के आर्टिकल 166 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का गवर्नर के साथ रब्ता होना चाहिए, लेकिन ये तेलंगाना में नहीं हो रहा है। गवर्नर ने कहा कि 2 साल से उन्होंने वज़ीर आला KCR से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने कहा कि हर कोई गवर्नर को निशाना बनाता है, कोई भी वज़ीर आला के बारे में कुछ नहीं कहता। Governor in Telangana, no protocol is followed. Chief Minister has not met me for quite a longer time. Constitution, I think 167 says, I think number I have to verify, says periodical discussion by the administrators, that is Chief Minister with the Governor, is also mandatory or necessary. But this doesn't happen in Telangana at all. I have met approximately, since 2 years I have not met the Chief Minister. So my question is, everyone is commenting on the governors, but what is the question put on the Chief Minister? What way they are behaving and what the way they are following the protocol and what the way they are responding the invitation from the governor and what is the way they are having a good relationship with the governor, and there should be a good relationship to take forward the message from the state, but that is totally lacking in Telangana. अमित शाह की जानिब से BRS की गाड़ी मजलिस की तरफ से चलने के इल्ज़ाम पर सदर मजलिस ने कहा कि दर हकीकत बीजेपी की गाड़ी मुल्क में RSS की तरफ से चलाई जा रही है। बीजेपी की जहां हुकूमतें हैं वहां इनकाउंटर के नाम पर कत्ल होते हैं और जो लोग पुलिस की तहवील में होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है और जिनके ज़ाती घर होते हैं उन्हें बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है। बीजेपी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो देश में RSS के तरफ से चल रही है। बीजेपी की जो सत्ता चल रही है, जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर एनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जो लोग उनकी पुलिस कस्टडी में होते हैं उनकी मौत हो जाती है। जिसका जाती घर होता है उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। गोश्त के नाम पर मारा जाता है, बल्कि गोश्त के नाम पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। देश में आज बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। आज हम सबसे ज्यादा हमारे पास पूरे विश्व में अगर नौजवान बेरोजगार हैं तो भारत में है। चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ चुका है। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश के सिपाहियों को मार रहे हैं। ये इस पर बात नहीं करती अमित शाह, इस पर बीजेपी बात नहीं करती, मगर मुद्दा क्या है? मुसलमान से खतरा है, मुसलमान को हम डेवलपमेंट होने नहीं देंगे। ये उनकी पॉलिटिक्स है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क को इस वक्त यकसां मुलाजिमतों की ज़रूरत है। इस मुल्क को महंगाई पर काबू पाने की ज़रूरत है, जहां बेरोज़गारी नौजवानों का मुकद्दर बनती जा रही है। इसे दूर करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़्यादा तो अपर कास्ट के लोग हैं मोदी जी कैबिनेट में। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे किरण रिजिजू का कहना है कि जल्द ही लाया जाएगा यूनिफॉर्म। कल्चर में से नहीं छीन सकते। एब्सोल्यूट राइट, फंडामेंटल राइट है ये संविधान में। आप कल्चर में नहीं छीन सकते मुझसे। मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, चाहे मेरे शादी का तरीका हो, चाहे मेरा जो भी हो, मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है। 29 के तहत आप कैसे छीनेंगे मुझसे? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और आप लव जिहाद के कानून बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हो और आपको शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हो। आप रिलीजियस कन्वर्जन के कानून को बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते और गुजरात में कोई अपना घर नहीं बेच सकता जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते और हिमाचल प्रदेश में जाकर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकता।
आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकते तो क्या कोई जाके नॉर्थ ईस्ट में उनके कल्चर को छीनेंगे आप? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को उनका कल्चरल प्रोटेक्शन दिया है, आप करेंगे क्या उसको? बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद में अतीक अहमद के ताज़ियती जलसे से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस बारे में झूठ बोला जा रहा है। इस वाक़े की सिर्फ मज़म्मत की गई क्योंकि पुलिस की तहवील में जिन लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ थीं उन्हें गोली मारी गई और पुलिस तमाशा देखती रही, सिर्फ इसी की मज़म्मत हो रही है। झूठ बोल रहे हैं, आखिरी झूठे हैं, दे आर लाइंग टू देयर टीथ। बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। कोई कंडोलेंस मीटिंग नहीं हुई है, कंडेमनेशन हुआ है इसलिए कि यूपी सरकार की पुलिस कस्टडी में जिनके हाथों में जंजीरें थी और जो पुलिस उनके अतराफ में थी और वो यूपी सरकार जो कही थी गोली का जवाब गोली से देंगे, उनके सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे। उसका कंडेमनेशन हो रहा है। उसके सवाल हम उठा रहे हैं कि कैसे ये लोग आए, कैसे इनके हाथ में हथियार कहां से आया, इतने राउंड गोलियां कहां से आई। 8-8 लाख का इलीगल वेपन है, 16 लाख उनके पास। किसने दिए उनको वो गोलियां? किसने दी उनको? किसने उनको जगह बताई वहां पर? किसने उनको कहा कि इस जगह पर ये लोग आ रहे हैं? ये हम सवाल उठा रहे हैं। कंडोलेंस कहां पर हुआ है? बताओ कहां पर कंडोलेंस हुआ है? हां, जिन लोगों का जनाजा गया था वो जनाजा रूल ऑफ लॉ का भी था। वो जनाजा रूल ऑफ लॉ का भी था जनाजा, कि देखो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ रही हैं। ये हम बोल रहे हैं। आप अपनी नाकामी को, अपनी पुष्पनाही को छुपाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई आप सत्ता में आप हैं, मैं नहीं हूं। आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपकी कस्टडी में किसी को मारा गया है। आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे वो लोग मारे हैं। आप बोलते हैं हम सस्पेंड कर दिया। अरे वो क्या है सस्पेंशन? आप भारत के संविधान के तहत 311 जो है उसको इस्तेमाल करके उनको सर्विस से निकालिए उन लोगों को। आप सुप्रीम कोर्ट को जाकर आप योगी सरकार बोले कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने तैयार है, आप सुप्रीम कोर्ट एक टास्क फोर्स तश्कील दे दे, टाइम बाउंड इंक्वायरी हो जाए। क्यों छुपा रहे आप? बीआरएस पार्टी की अपोजिशन मुहाज में शमूलियत और उसके साथ मफाहमत से मुताल्लिक़ सवाल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अभी तक बीआरएस की जानिब से उनसे कोई बात नहीं हुई है। अगर बात होती है तो इस बारे में मीडिया को ज़रूर आगाह करेंगे। नहीं, अभी तक तो कोई मेरे से अप्रोच नहीं हुआ बीआरएस की तरफ से, ना मेरी कोई उनसे बातचीत हुई है। जब ऐसा कुछ अप्रोच होगा, बातचीत होगा, मैं इमीडिएटली आप लोगों के सामने ब्रेकिंग न्यूज के साथ बोल दूंगा। अभी तक तो नहीं हुआ है। बीआरएस के अध्यक्ष आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी औरंगाबाद में आपकी पार्टी के सांसद वहां जाके मीटिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने कहीं भी जा सकते हैं। वो तो फिर हाँ, मैं भी असेंबली चुनाव होगा तो मैं भी जाऊंगा ना। कहाँ जाएंगे सर? कहीं भी जाऊंगा मैं। जैसा उन्होंने जा रहे मैं भी जाऊंगा, तो उनको इख्तियार है। हमारे को पे आप जाके कैंपेन ऐसा नहीं है। देखिए वो जाना चाह रहे, अच्छा है ना, औरंगाबाद जाना चाहिए। सीट आपके सांसद। अरे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। इंशाल्लाह इम्तियाज जलील दोबारा जीतेंगे। हम तो अच्छा करे केसीआर वहां पर गए, उनको जाना चाहिए। वो नांदेड़ में थे, बोकर में थे, अब औरंगाबाद गए हैं। बहुत से अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, उनको पार्टी को बढ़ाने का इख्तियार है। को उसमें बुरी बात क्या है? बहुत अच्छा है, वो अपनी पार्टी को बढ़ाए, मैं अपनी पार्टी को बढ़ा रहा हूं ना। उसमें मैं क्यों रोकूंगा किसी को? बहुत अच्छा है, वो जा रहे हैं। आपको बुलाना चाहिए था औरंगाबाद। नहीं, हमको क्यों? उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, उनकी पार्टी कर रहे हैं, करने दीजिए ना, पार्टी का प्रोग्राम है। कर्नाटक में अब सिर्फ 3 सीट्स पे ही। अब आप देखिए, अब आप शुरू हो गए। अब 3 पे, अब जब बढ़ के लड़े तो ज्यादा क्यों लड़े, 3 लड़े तो कम क्यों लड़े? अब हम अपनी पार्टी बी टीम वाला आप इस बार मौका नहीं देना चाहते हैं? नहीं, देखिए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई परवाह नहीं है। लोग पुकारते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं ऐसा ना मेरी पार्टी ना मैं ऐसा हूं कि किसी के इस तरह की बातों से हमको कोई फर्क पड़ता है। हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में हम पूरे सिंसियर हैं, अटल हैं और जिद्दी हैं। उसको हासिल करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अब ये लोग बोलते जाएंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कि उनका काम है बोलना, हमारा काम आगे बढ़ना है। आगामी दौरा सर उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, 3 राज्यों
सदर तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी आरएस प्रवीण कुमार ने चेवड़ला में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मुसलमानों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की बात की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि अमित शाह को शायद ये बात नहीं मालूम है कि मुसलमानों को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात मजहबी बुनियाद पर नहीं हैं, बल्कि उन्हें उनकी माशी तालीमी पसमानदगी को देखते हुए दिए गए हैं और इसे बर्खास्त करना आसान नहीं है। కార్మిక సోదరులకు 8 గంటల కన్నా ఎక్కువగా పని చేయకూడదు ఒక రోజు అని చెప్పి ఒక కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన గొప్ప న్యాయ కోవిదుడు. భారతదేశం ముక్కలు చెక్కలు కాకుండా కాపాడిన ఒక గొప్ప రాజకీయ వేత్త. అనాదిగా 2000 సంవత్సరాల నుండి ఈ దేశంలో वज़ीर फ़ाइनेंस और सेहत हरीश राव ने कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद पार्टी के आत्मा सम्मेलनम से खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि तेलंगाना में फ़िरक़ा वाराना मनाफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ की आवाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद करती है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंजारा भवन में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में एसटी तबक़े की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए गए हैं वो मुल्क भर में मिसाली हैं। उन्होंने बताया कि के चंद्रशेखर राव मुल्क भर में नंबर 1 वज़ीर आला ही हैं और के.टी. रामाराव दुनिया भर में मशहूर व मारूफ़ है और ये बात उनके गैर मुल्की दौरों के दौरान सामने आई है, जबकि के.टी. रामाराव ने हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर में तब्दील कर दिया है। के लिए गाड़ियां अलॉट की गई। आज बहुत बड़ा अच्छा फंड्स उन्हें डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। हमारी बहुत से बहनें भाइयों ने बात बताई कि हमारे पास ट्रेनिंग भी दी जा रही है हमारे एसटी ब्रदर्स को, ताकि वो बिजनेस में डेवलप हो सके। आज कारपोरेशन से लोन दिया जा रहा है, सब्सिडी लोन दिया जा रहा है। इस तरह के स्कीम इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। सीएम साहब का हमारा एक ही मकसद है, तेलंगाना का हर शहरी जो गरीब से गरीब है वो खुशहाल जिंदगी गुजारे। उसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने खासतौर से हमारे एसटी ब्रदर्स के लिए, एससी ब्रदर्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जो बैकवर्ड है, चाहे ब्राह्मण भी गरीब है, उनके लिए भी डेवलपमेंट स्कीम लाकर सारे लोगों को डेवलप करना चाहते हैं। उसके लिए मैं खासतौर से हमारे हरदिल अजीज और डायनामिक मिनिस्टर लोग कहते हैं कि इंडिया में तो डेफिनेट हमारे सीएम साहब नंबर 1 सीएम है, मगर हमारे के.टी. रामाराव साहब वर्ल्ड में गुज़िश्ता हफ्ते सनतनगर में कमसिन लड़के को बलि चढ़ाए जाने के सिलसिले में मुतासरा ख़ानदान ने पीर को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए मुलजिम के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। सदर मजलिस ने मुतासरा ख़ानदान की मौजूदगी में ही कमिश्नर सैबराबाद पुलिस से फ़ोन पर बात की और मुलजिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस ने मुतासरा ख़ानदान को मंगल का वक्त दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और सरगर्म कारकुन यामीन खान को हिदायत दी है कि मुतासरा ख़ानदान के साथ कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करें। एसआर नगर पुलिस ने सरखे में मुलविस 2 घरेलू मुलाजिमाओं को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 120 तोले पर मुश्तमिल तिलाई जेवरात बरामद किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 आदी सारखीन को हिरासत में लिया गया है, जिनमें महादेवी राजेश कलाल उर्फ सुनीता और पूजा सुरेश साकित
मुतवत्तियान महाराष्ट्र शामिल हैं, जबकि सरखे का माल खरीदने वाले अफराद मफरूर हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मनसूबाबंद तरीके से एसआर नगर के एक मकान में जहां उनमें से एक खातून मुलाजिमा काम अंजाम दे रही थी, ये वारदात अंजाम दी गई। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने मजीद तफसीलात भी बताई। एसआर नगर में एक रॉबरी केस है, 150 तोला सोना इसमें रॉबरी किए थे। ये इसमें मेन अक्यूज है महादेवी राजेश कलाल। ये मुंबई में महाराष्ट्र नगर हट्स मनपुर के प्रांत से आते हैं। और उसके साथ साथ A2 पूजा सुरेश सागर 30 साल की है। दोनों हैबिचुअल एमओ ऑफेंडर्स हैं। ये दोनों हैदराबाद पहुंचे और यहाँ पर पूछताछ की कि मेड का कैसा हम काम करेंगे, घरों में जाकर पूछना। तो राम नारायणा जो शांति बाग एसआर नगर में रहते हैं, उन्होंने एक गलती की। वो और अपनी बीवी दोनों ये जब महादेवी राजेश मंडल कलाल जब उनके पास आई और पूछी कि मैं काम करूंगी, काम वाली का काम देना, तो उन्होंने और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछा। आधार कार्ड दिखाओ, आप कहाँ से आते हैं, क्या करने वाले हैं, कौन है आप, ये कोई बिना पूछे उनको काम पर लगा लिया। तो एक ही दिन में 2 अप्रैल को इन्होंने इनको मेड सर्वेंट के साथ घर में लगा लिया। अगले दिन 3 तारीख ये इन्होंने जब राम नारायण काम पर बाहर गए, उनके पुराने माँ बाप जो घर पे थे उनके आंखों में चिली पाउडर डाला, फेंका और ऑलरेडी आइडेंटिफाई जो किया था 150 तोला सोना, उसको लेकर ये भाग गई। दूसरी ओर पर जब पूजा सुरेश एक घर पे गई, 2-3 घरों पे गई, एक घर पे उसको पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो, क्यों आई हो, तुम्हारा आइडेंटिटी दो। तो वो डर के मारे वो और ज़्यादा कोशिश नहीं की कि ये सब पूछ रहे हैं। उसने इसकी मदद की। A1 A2 दोनों मिलके ये रॉबरी किए हैं और भाग गए वहाँ से। और ये केस में कोई भी क्लू नहीं था, पर एसआर नगर का जो टीम है वो बहुत ही मेहनत उन्होंने किया है। SHO साइदुलू, DI राम। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने गोपालपुरम पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए कत्ल के एक मंसूबे में मुलविस 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि विजय पाल रेड्डी नामी शख्स के कत्ल का मंसूबा बनाया गया था, जिसे नाकाम बनाते हुए 3 मुलजिमीन 62 साला V भूमैया, 47 साला M चंद्रैया और 52 साला G कुमार को हिरासत में लिया गया, जबकि देसी साख्ता पिस्तौल के अलावा 1 लाख रुपये नकद रकम और 6 सेलफोन भी बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसीलात बताई। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस के जरिए एक किराए पर कातिलों को हायर करने का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें अफसोस की बात यह है कि हम ये जो इनको लिया है हायरिंग पे, वो हमारा एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसका नाम है दासरी भूमैया। ये 1992 में RSI का रिक्रूटमेंट इसका हुआ था करीमनगर जोन में। 1996 में सिविल SI का कन्वर्शन हुआ। इसने करीमनगर जोन में 4 जिले होते हैं, वो करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल, वो 4 जिलों में करीब 12 पुलिस स्टेशन में SI का ड्यूटी किया है, SHO ड्यूटी किया है, छोटे छोटे पुलिस स्टेशन SHO होते हैं वो ड्यूटी किया है। और 212 में CA का इंस्पेक्टर प्रमोशन आया इसको। उसके बाद भी काफ़ी अच्छे पोस्टिंग्स किए हैं। मंदनी सर्कल, जम्मीकुंडा सर्कल, हुस्नाबाद सर्कल 2-3 साल हर एक पोस्टिंग, उगनूर सर्कल, ऐसे अच्छे पोस्टिंग्स इसने किए हैं। और जब आदिलाबाद ट्रैफिक में था उस समय 2019 में ये इंस्पेक्टर का ACB के द्वारा ट्रैप हुआ है। और वो केस में कंप्लेनेंट था विजय पाल रेड्डी
जो इसका दोस्त था, दोनों मिलके एंटी एक्सट्रीमिस्ट वर्क करते समय साथ काम किए थे, तो इसका परिचय था उससे। रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है विजयपाल रेड्डी। तो दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां आने के बाद ये भूमया का जो लैंड है या रियल एस्टेट है वो इसको वापस नहीं दे रहा था और सता रहा था। तो दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां के कारण एसीबी को उसने कंप्लेंट दिया और रेड हैंडेड इसको 10 लाख लेते हुए कैश पकड़ा दिया एसीबी को। उसके बाद इसका सस्पेंशन हुआ, एक अरेस्ट भी हुआ एसीबी के जरिए, डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स का केस हुआ और वो केस चलते समय इसका रिटायरमेंट भी हो गया। तो वो दासरी भूमया जो इंस्पेक्टर है उसके मन में बहुत खौफ थी, इसके बारे में बहुत गुस्सा था और उसको उसके प्रॉपर्टीज के पास आने नहीं दे रहा था विजयपाल रेड्डी। तो वो गुस्से में इसने इसका कत्ल करने का प्लान किया है। उसने मामिडी चंद्रया, एक पेद्दपल्ली में एक बिजनेसमैन है, उससे बात किया। मामिडी चंद्रया को शंकर से परिचय था जो एक जनशक्ति में पहले काम करता था, वो नक्सलाइट्स के साथ। उसके साथ दलम मेंबर था गड्डम कुमार। शंकर ने गड्डम कुमार से बात की तो दोनों ने मिलके पंजागुट्टा पुलिस ने मकानात से सरखे में मुलविस आदि मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से तिलाई जेवर और डायमंड जुमला मालियती 45 लाख रुपए बरामद किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि 61 साला मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी मुतवत्तिन महाराष्ट्र को हिरासत में लिया गया, जो श्रीनगर कॉलोनी में हुई सरखे की वारदात में मुलविस है। कमिश्नर पुलिस ने इस केस से जुड़ी तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। पंजागुट्टा पुलिस में एक चोरी हुई थी। इस जो 61 साल का है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, अपने पास 93 केसेस किया है तेलंगाना के रियासत में। इस पर PD एक्ट 2 बार अमल हुआ है हैदराबाद शहर में। तो दूसरी बार बाहर आने के बाद वो पुलिस की निगरानी ज्यादा रहने पर औरंगाबाद चला गया, औरंगाबाद से ऑपरेट कर रहा था। तो फरवरी में एक चोरी इसने SR नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में की है और अप्रैल में ये भारी चोरी की है कैपिटल टावर श्रीनगर कॉलोनी में। इसका स्पेशलिटी है कि ताला लगा के रहने के जो फ्लैट्स होते हैं घरों में, वो उसमें चोरी करता है ताला तोड़ के। तो इसने ऑपरेट किया और ये 45 लाख वर्थ ये प्रॉपर्टी चोरी करके इसने ऑटो लेकर एर्रागड्डा गया, वहां से बस लेकर औरंगाबाद चला गया। तो हमारे पुलिस वालों को भी इसके ऊपर कोई क्लू नहीं था। CCTV करीब 300 CCTV को स्टडी करना पड़ा है केस में। इतना मेहनत करने के बाद इसका पूरा ये कौन किया है इसका आइडेंटिटी मिलने पर इसको ट्रेस किया गया और उसको पकड़ा गया और प्रॉपर्टी रिकवर की गई। दोनों केसेस में अभी तक रिसीवर्स अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। रिसीवर्स को हम जरूर आने वाले दिनों में पकड़ेंगे। तो मेरा अपील यह है कि जो भी आप ड्राइवर या घर पर काम और दूसरा जो भी काम हो घर पे, आप पूरा केयर लें, पूरा तहकीकात करें, पूछताछ करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई मर्डर भी हो सकता है कि अगर चोरी करने के समय अगर आप कोई उनके बीच आ जाए, ऐसे केसेस भी हुए हैं। तो मैं सबको इसके बारे में इत्तला करना चाहता हूँ और CCTVs का भी बोलना चाहता हूँ कि CCTVs रहने से कैसा अपना 100% डिटेक्शन अभी अप्रैल महीने तक चल रहा है हैदराबाद सिटी पुलिस में। चोरी हो, स्नैचिंग हो, पूरे केसेस 100% डिटेक्शन है। तो ज़्यादातर ये पुलिस टेक्निकल एनालिसिस, CDR एनालिसिस और CCTV फुटेजेस से हम कर पा रहे हैं। तो मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि CCTVs और भी लगाने में पुलिस की मदद करें। अपने अपने दुकानों, घरों पर भी CCTVs लगाएं। और हम जो स्पेशल ड्राइव टेकअप किए हैं, जो CCTVs खराब हुए हैं,
उसको रिपेयर करने में भी और नए सीसीटीवी लगाने में भी आपकी मदद हम पूरी तरह से मांग रहे हैं। कमिश्नर पुलिस दरबार सीवी आनंद ने नारायणगौड़ा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी पर उनके पुलिस स्टेशन हुदूद में हुक्का पार्लर्स के खिलाफ अदम कार्रवाई की पादाश में इक़दाम किया गया है। खिदमात की अंजामदेही में मुबैना लापरवाही बरतने का सख्त नोट लिया गया है। रियासती वज़ीर के टी रामाराव ने ज़हीराबाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तामीर के सिलसिले में संग बुनियाद रखा। कंपनी के प्लांट में मुनक़िदा इस तक़रीब में अहम ओहदेदारों के अलावा हुकूमती ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। कंपनी के मुताबिक मज़कूरा यूनिट जो कंपनी के 1000 करोड़ की सरमायाकारी का एक हिस्सा है, तकरीबन 1000 अफराद को रोज़गार फराहम करेगा। कंपनी ज़राए के मुताबिक मज़कूरा यूनिट में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की बैटरियों के अलावा दीगर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे तैयार किए जाएंगे। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वज़ीर KTR ने कंपनी के CEO सुमन मिश्रा पर जोर दिया कि रोज़गार की फरहमी के सिलसिले में मुकामी नौजवान लड़के और लड़कियों को तरजीह दी जाए। नेज़ अगर हुकूमत का ताउन दरकार हो तो हुकूमत स्किल सेंटर भी कायम करेगी। పర్ క్యాపిటల్ తలసరి ఆదాయం మన ప్రయాణం ప్రారంభమైనాడు 1,24,000 రూపాయలు. ఈరోజు తెలంగాణ యొక్క తలసరి ఆదాయం 3,17,000 రూపాయలు. భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఇలా తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ ఉందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తుంది. మరి అది ఎందుకో ప్రధానమంత్రి మాట్లాడాడు, వచ్చిన ఏ మంత్రి మాట్లాడాడు? మన జనాభా ఇవాళ నేషనల్ పంచాయతీరాజ్ డే ఈరోజు, జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవం ఈరోజు ఏప్రిల్ 24. తెలంగాణ జనాభా భారతదేశంలో 3% కంటే తక్కువ. కానీ నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వమే అవార్డులు ఇచ్చింది. 3% కంటే తక్కువ జనాభా ఉండే తెలంగాణ 30% అవార్డులు గెలుచుకున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అవార్డు. ఇది మన సమర్థతకు నిదర్శనం కాదా? 3146 గ్రామ పంచాయతీలుగా ఇవాళ మన తాండాలు, గూడాలు, చెంచుపెంటలు చేసుకున్న తెలంగాణ కాదా? ఆ తాండాల్లో, గూడాల్లో కూడా ఇవాళ పెద్ద గ్రామాల్లో ఉన్నట్టే ట్రాక్టర్లు, ట్రాలీలు, నర్సరీలు, వైకుంఠ ధామాలు, డంపింగ్ యార్డులు, ఇంటింటి ముందు నల్ల, ఇంటింటి ముందు చెట్లు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ST तबके के नौजवान एहसास कमतरी का शिकार ना हो, काबिलियत से आगे बढ़ने का जज्बा रखें। बंजारा भवन में रियासती वजीर KT रामाराव ने किया खिताब। बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने की मज़म्मत। पर्चे अफशा मामले पर एहतजाज के लिए जाने वाली YS शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। YS विजय अम्मा ने भी खातून कांस्टेबल के साथ की बदसलूकी। सरखे में मुलविस 2 घरेलू मुलाजिमाओं को SR नगर पुलिस ने लिया हिरासत में। 120 तोले तिलाई जेवरात किए गए बरामद। कत्ल के मंसूबे में मुलविस 3 मुलजिमीन को नार्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।